हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सैमसंग गैलेक्सी S17 इस स्मार्टफोन के रिव्यू की रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से काफ़ी आ रही थी। वैसे इससे ज़्यादा तो आप मुझे सैमसंग E07 का कह रहे थे, इसके बाद उसका रिव्यू भी लाऊंगा। अब आप में से काफ़ी लोगों का दिल होगा कि मैं सैमसंग को सही करके बुरा भला कहूँ, गालियाँ दूँ, बाइकआउट वाली चीज़ बोलूँ, क्योंकि आजकल हमारी तरफ ना एक ट्रेंड सा चल गया है कि अगर एक स्मार्टफोन अच्छा नहीं है, ये उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, तो बजाय इसके कि एक आराम से मैनर से ब्रांड को फीडबैक दो, उसमें बुरी चीज़ें बताओ, कंपटीशन बताओ कि कहाँ पे जा रहा है, लोग कहते हैं कि सही करके ना नफरत निकालो, ब्रांड को बॉयकॉट बोलो, ऐसे करके बोलो। मतलब मसाले वाली चीज़ें लोगों को सुन के ना बड़ा चस्का सा फील होता है। बाय द वे, थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से, जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। सैमसंग ने मुझे ये वाला फोन नहीं भिजवाया। अगर आप जंग 18 से हैं, सैमसंग या किसी भी ब्रांड के फोन परचेज करना चाहें, उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। इस फोन को मैं तकरीबन पिछले 15-20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, लॉन्ग टर्म कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, कहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन मुझे बुरा लगा है, और इसके कंपटीशन में जो फोन्स आते हैं, इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस, टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस, टेक्नो कैमन 40 प्रो, वीवो Y400, इन सब फोन्स को मैंने ट्राई किया हुआ है। उनकी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं। अब पहले आपको स्मार्टफोन की मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो मेरे पास ये सैमसंग गैलेक्सी A17 4G वाला वेरिएंट है, जो सैमसंग ने पाकिस्तान में लॉन्च किया है। इसमें Exynos 1330 का चिपसेट नहीं आता, यहाँ पे MediaTek Helio G99 लगाया गया है। और मेरे पास 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, जिसकी इनवॉइस 65,000 रखी गई है। डिस्काउंट के साथ मार्केट में आपको 58 से 60,000 के आसपास मिलेगा। जो दूसरा वेरिएंट है 6128 वाला, उसकी 55,000 इनवॉइस है, और वो डिस्काउंट के साथ मार्केट में 52, 53, 54,000 के आसपास मिल जाता है। अब इसमें और कलर्स भी आते हैं। मेरे पास ये ब्लू कलर है। इस बार ना सैमसंग ने इस स्मार्टफोन में मेनली डिजाइन चेंज किया है। एक तो आप बैक साइड से कैमरा की शेप देख सकते हैं, उसके अलावा मोबाइल फोन पहले से काफी स्लिम है, 7.5 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है। नो डाउट हाथ में होल्ड करने में सैमसंग A16 जो था उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है और थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन डिजाइन में सैमसंग ने फीचर्स क्या प्रोवाइड किए हैं उसके आगे चल के बात करते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सैमसंग के फोन्स में कुछ खास होता नहीं, देखने लायक कवर भी प्रोवाइड नहीं करते, स्क्रीन पे प्लास्टिक का प्रोटेक्टर भी अप्लाइड नहीं होता, जो कि बाकी ब्रांड्स कर रहे होते हैं। बॉक्स में आपको जस्ट एक केबल देखने को मिलती है और उसके अलावा यूजर मैनुअल होती है। 2025 में जो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं ना, इस बजट में यकीन माने एक से बढ़ के एक स्मार्टफोन आया है स्पेसिफिकेशंस वाइज, और इस दफा कंपटीशन काफी ज्यादा सख्त है। लेकिन ये रियलिटी भी मैं आपको बता दूं, ये सैमसंग का ऐसा फोन है ना जो हर साल सबसे ज्यादा सेल होता है। जो टॉप 10 स्मार्टफोन्स की लिस्ट आती है जो साल भर में सेल होते हैं, आईफोन्स के अलावा सैमसंग के ही फोन होता है, या तो अल्ट्रा होता है, और उसके अलावा ये जो सैमसंग A15 है, A16 है, ये हमेशा लिस्ट में जगह बना लेते हैं। उस चीज के पीछे जाहिर सी बात है सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है, सैमसंग के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, इनका सॉफ्टवेयर है, नॉक्स सिक्योरिटी है, बहुत सारी रीजंस आ जाती हैं, और सैमसंग की अवेलेबिलिटी है। आपको हर सिटी, हर जगह, गांव के शॉपकीपर्स भी सैमसंग का फोन रखा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल आइटल के फोन्स हैं, या बहुत अच्छे फोन्स हैं इस प्राइस पे, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं होती या फिर रिलायबिलिटी नहीं होती, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। खैर वो आज का टॉपिक नहीं है, इस बात को मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है Vivo Y21D की वीडियो में। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा कि लोग कौन सी चीजें देख के स्मार्टफोन परचेज करते हैं। पहले बताओ कि मुझे स्मार्टफोन में क्या अच्छा लगा है, तो इस स्मार्टफोन का डिजाइन। ये मोबाइल फोन दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, इस प्राइस पे थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव फील के साथ आता है, और काफी मिनिमल सा डिजाइन है, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं है। सैमसंग लोगों को अब पहचान होने लगी है कि ये सैमसंग का डिजाइन है, और सैमसंग ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं रहा, तो इन्होंने सैमसंग A36 A56 वाला जो डिजाइन था ना, वही A17 में दे दिया है, और ये दिखने में नो डाउट खूबसूरत लगता है। डिजाइन की फीचर्स की बात करें तो 7.5 मिलीमीटर की थिकनेस है, 190 से 195 ग्राम के आसपास इस स्मार्टफोन का वेट है। सिम स्लॉट की बात करते हैं तो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि या तो आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, या फिर एक सिम कार्ड के साथ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पीड काफी क्विक है। ऊपर की साइड पे डुअल नॉइज कैंसिलेशन माइक दिया गया है। यहाँ पे डुअल स्पीकर्स आपको देखने को नहीं मिलते, ये वाला स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है। स्पीकर के आउटपुट आप भी सुन लें। ऑब्वियसली मुझे स्मार्टफोन का स्पीकर इतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स काफी लाउड से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हैंड फ्री लगाते हैं तो एक चीज माइंड में रखें, 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, टाइप सी वाले हैंड फ्री लगाने पड़ेंगे, और डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। NFC की सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए। उसके अलावा अगर हैप्टिक्स की बात करते हैं ना, तो ये वाला स्मार्टफोन काफी चीप वाले हैप्टिक्स लेके आता है, मतलब बिलो एवरेज जो हैप्टिक्स होते हैं ना, बिल्कुल थक्कड़ किस्म की वाइब्रेशन मोटर वो यहाँ पे लगी हुई है। IP रेटिंग भी कुछ खास नहीं है, IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। इस प्राइस पे अब हमें IP68, 69 मिलने लग गई है। अच्छी चीज मुझे ये लगी है कि ये वाला स्मार्टफोन डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये वाला फीचर ऐसा है ना जो अक्सर प्रीमियम मिड रेंज या फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं इतनी अच्छी प्रोटेक्शन, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन बजट में प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती ना, ये सैमसंग बैक साइड पे ग्लास फाइबर बैग यूज करता है, जो कि बाकी स्मार्ट
स्मार्टफोन्स प्लास्टिक बैग देते हैं ना, उससे भी थोड़ी सी ज्यादा चीप फील होती है। तो डिजाइन की आपको मैंने सारी फीचर्स बता दी और मेनली इस बार यही डिजाइन ही चेंज है। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं 6.7 इंचेस का FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। डिस्प्ले के कलर्स काफी खूबसूरत हैं, वाइब्रेंट डिस्प्ले है, लेकिन अभी भी सामने नॉच के साथ आता है और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये पहले से थोड़ी सी ज्यादा ही नीचे है। और जो बेजल्स भी है ना, वो मुझे सैमसंग A16 से थोड़े से बड़े लगे हैं। साइड के बेजल्स की बात कर रहा हूँ, नीचे चिन की बात नहीं कर रहा। सैमसंग A16 में बेजल सैमसंग ने कम कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से बेजल्स आपको बड़े देखने को मिलते हैं। अब एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन उसके बावजूद सैमसंग ने यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं किया। इस प्राइस पे चलें, बाकी फोन 5-10 सेकंड वाला तो दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेकंड्स वाला भी नहीं है। हालांकि एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन वो वाला फीचर सैमसंग ने A36 A56 जो ऊपर वाले फोन आते हैं उनके लिए रखा हुआ है। 800 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस ठीक ठाक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में अगर आप आते हैं ना, तो या तो आप 60 हर्ट्ज पे रख सकते हैं या 90 हर्ट्ज पे। ऑटो रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन ही नहीं है, जो कि अक्सर फोन्स में होता है इस प्राइस पे, जो बैटरी बचाता है। जब मोबाइल को जरूरत हो तो हाई रिफ्रेश रेट पे चले, जब जरूरत ना हो तो ना चले। आप इसमें दो में से एक ऑप्शन ही चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मार्टफोन का बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट, जिसमें सैमसंग पिछले 4-5 साल से कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता। 2500 की सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर आएगा, जो कि इस स्मार्टफोन को तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में फुली चार्ज कर देता है। यानी कि 65 से 70 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन 25 वाट के सैमसंग के चार्जर से फुली चार्ज हो जाएगा। सैमसंग की नो डाउट ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है सॉफ्टवेयर की, One UI 7 के साथ आता है। इसके ऊपर आगे बात करते हैं। आप तकरीबन इस स्मार्टफोन से 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ना ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता। और जो इसमें प्रोसेसर भी लगाया गया है MediaTek Helio G99, वो ना ही इतना ज़्यादा पावरफुल है और उसके साथ पावर एफिशिएंट भी है, ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता। अब यहीं पे मेनली मेरा दिल टूटा, मुझे ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था, स्पेशली डिज़ाइन चेंज की वजह से, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से। मुझे था कि सैमसंग Exynos 1330 के साथ ही लॉन्च करेगा, लेकिन सैमसंग ने MediaTek Helio G100 या G200 भी नहीं दिया, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है G99 से, लेकिन एटलीस्ट लोगों के माइंड में होता है कि थोड़ा सा नया प्रोसेसर दिया है, थोड़ी सी क्लॉक स्पीड बेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे MediaTek Helio G99 प्रोसेसर है। अब सैमसंग से गिला नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इस प्राइस पे और कोई भी फोन नहीं है जो इससे अच्छा प्रोसेसर दे रहा हो। मेरे माइंड में तो नहीं आता, सभी या तो स्नैपड्रैगन 685 दे रहे हैं, या MediaTek Helio G100 दे रहे हैं, G200 दे रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे सैमसंग से शिकायत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा दिल टूटा है। इस बार मुझे था कि जिस तरह इन्होंने सरप्राइज दिया है ना सैमसंग गैलेक्सी A07 में, कि 25-26 हज़ार के आसपास MediaTek Helio G99 दे दिया है, तो मुझे था कि कम से कम 20-25 हज़ार ये वाला फ़ोन उससे महंगा है। सैमसंग ऐसा नहीं करेगा, इस बार Exynos 1330 देगा, लेकिन सैमसंग ने कहा है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इसमें नहीं दूंगा। ऑब्वियसली इस प्रोसेसर को हम पिछले 3-4 साल से जानते हैं, हमारा कौमी प्रोसेसर है। और ये वाला प्रोसेसर 60 FPS पे PUBG वगैरह का गेम प्ले आपको प्रोवाइड कर देता है। डे टू डे यूजेज में फ़ोन कहीं पे भी आपको लैग करता हुआ नहीं दिखेगा, फ़ोन काफ़ी हद तक स्नैपी और फास्ट फील होता है। और मेरे पास क्योंकि स्पेशली 8GB रैम वाला वेरिएंट है, तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को भी ज़्यादा ओपन रख सकता है। लेकिन बाकी मुझे प्रोसेसर से ज़्यादा शिकायत नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जाहिर सी बात है, देखना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस ही गर्ज है तो इस प्राइस पे आने क्यों है पीछे। 26-27 हज़ार में सैमसंग A07 ले लो। खैर, उस फोन का रिव्यू भी प्रोवाइड करूंगा। एंड्रॉइड 15 के साथ One UI 7 के साथ आता है, और सैमसंग की यूनिक फीचर जो सैमसंग सेल कर रहा है, बाकी और कोई ब्रांड भी नहीं करता। 6 साल के OS अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। इस प्राइस पे बाकी फोन 2 साल या 3 साल के ऑफर करते हैं। ये वाला हार्डवेयर इतना ज्यादा केपेबल नहीं है कि 6 साल तक लैग नहीं करेगा, लेकिन एक प्रॉमिस सैमसंग दे रहा है, तो वो चीज मैंने कहा कि आपको बता दूं। One UI 7 मुझे डेफिनेटली काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर और उसकी फीचर्स जितनी भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, एक पॉइंट आता है जहां पे हार्डवेयर लिमिटेशंस नजर आती हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी बेजल्स हैं, ऊपर से नॉच देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज नहीं है, तो ये डेफिनेटली चीजें फील कराती हैं कि ये एक चीप फोन है। अब इस प्राइस पे कुछ और फोन्स हैं जो आपको बड़े प्यारे से, बड़े स्लिम से, अच्छे डिस्प्ले एक्सपीरियंस के साथ फोन दे रहे हैं, तो चीजें नोटिस होती हैं। पर इस चीज से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो लोग एक दफा इस One UI के एडिक्टेड हो जाते हैं ना, मैं खुद हुआ हूँ। मैंने एंड्रॉइड में अगर कभी कोई भी फोन यूज किया है तो मैंने हमेशा सैमसंग ही यूज किया है। S21 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा मैंने रिसेंटली लिया था, ऑब्वियसली मैंने बेच दिया, iPhone 16 Pro Max पे शिफ्ट हो गया। अब ऊपर वाले जो फोन है ना, वहाँ पे सैमसंग के चलो ये सेलिंग पॉइंट आ जाता है कि उनमें Galaxy AI के फीचर्स हैं, 36 है, 56 वगैरह। यहाँ पे मुझे Galaxy AI के फीचर्स भी नजर नहीं आए, तो कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। जबकि इस प्राइस पे बाकी ब्रांड्स आपको पता है, टेक्नो AI, itel AI, वीवो के फोन्स में AI इरेजर, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सैमसंग का अपना डायलर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन मुझे जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है ना, वो इसमें नजर नहीं आया। बाकी 4G प्लस कैरी एग्रीगेशन की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। खैर, लास्ट पे बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास की। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा वाइड है। इस प्राइस पे ज्यादातर जो अल्ट्रा वाइड है ना, वो 0.8x वाले होते हैं।
ये 0.5x मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। ऑल 2 मेगापिक्सल कम है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, तो आप इससे मैक्रो शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। सामने ये वाला स्मार्टफोन 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है। पोर्ट्रेट वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30 fps यानी कि फुल एचडी रेजोल्यूशन पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा के सैंपल्स काफी हद तक डिसेंट हैं, डायनामिक रेंज को मैनेज कर लेता है, नेचुरल सी फोटोज आती हैं, कुछ ज्यादा ओवर शार्पनिंग या ओवर प्रोसेसिंग नहीं होती। लेकिन अब ये वाला स्मार्टफोन इस प्राइस पे बेस्ट कैमरा फोन नहीं है। टेक्नो कैमन 40 प्रो हैंड्स डाउन अपने सोनी सेंसर्स की वजह से इमेज प्रोसेसिंग टेक्नो ने काफी इंप्रूव कर ली है। वहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वो वाला फोन फार फार बेटर है कैमरा में इस फोन से। ये कुछ कैमरा की एप्लीकेशन है, आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने फोन लेना ही है सैमसंग का तो आप टेक्नो कैमन 40 प्रो परचेज कर लें या फिर इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस की तरफ चले जाएं। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।